नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित चुनाव आज तक का खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास क्यों हैं और उनके राजनीतिक मायने क्या हैं। कांग्रेस समेत 19 विपक्षी पार्टियों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। उसके बाद राजनीति गरमाने लगी है। दिल्ली सर्विसेज पर अध्यादेश के मसले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को उद्धव ठाकरे का साथ मिल गया है। उधर 31 मई को कांग्रेस नेता सचिन पायलट के अगले कदम पर सभी की नजरें हैं। क्या है पूरा का पूरा मामला, आपको विस्तार से भी बताएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। लोकसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक बार फिर पार्टी के रणनीतिकार सुनील बंसल को जिम्मेदारी देने की तैयारी में है। और चलिए अब थोड़ा विस्तार से कुछ बड़ी खबरों को आपको समझा देते हैं। कांग्रेस समेत 19 विपक्षी पार्टियों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। सभी ने एक सुर में संयुक्त बयान जारी किया है। बयान में कहा यह गया है कि लोकतंत्र की जो आत्मा है वो संसद को निष्कासित कर दिया गया है। वहां से हमें इस इमारत में कोई मूल्य नजर नहीं आते, इसीलिए हमने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने का फैसला किया है। हम निरंकुश प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। दरअसल इस मसले पर विपक्षी पार्टियों का कहना यह है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। विपक्षी पार्टियों ने अपने बयान में कहा यह है कि राष्ट्रपति न केवल भारत में राज्य का प्रमुख है, बल्कि संसद का एक अभिन्न अंग भी है। विपक्ष इस बात से भी नाराज है कि बीजेपी वीर सावरकर के जन्मदिन वाले दिन संसद का उद्घाटन कर रही है। उनका कहना यह भी है कि सावरकर का अपमान है। इधर बीजेपी ने इस मुद्दे पर सियासत इसे करार दिया है। क्या कुछ कहा गया है कांग्रेस की तरफ से, जरा सुनिए। हम तो चाहते हैं प्रधानमंत्री जी रहें, हम चाहते हैं वहां उपराष्ट्रपति जी रहें, हम चाहते हैं राष्ट्रपति जी भी रहें, पर संविधान की बनाने के सदन का उद्घाटन संवैधानिक मुखिया से कराओ। सिर्फ इसलिए न कराओ कि वो आदिवासी है, दलित हैं, महिला है, या उपराष्ट्रपति को मत बुलाओ कार्यक्रम में, उनको अपमानित करो। वो हमारे सभापति हैं राज्यसभा के, आपने उनको नहीं बुलाया, ये अपमान है राज्यसभा का। समझाइए ना। ये सिंगल फ्रेम, सिंगल फोटो की मारामारी है, और इसीलिए उस फ्रेम में किसी और की तस्वीर ना आ जाए, सिर्फ इसीलिए आप राष्ट्रपति से नहीं कर रहे। कुंठित, भ्रष्टाचारी, हताश, निराश नेतृत्व केवल विरोध के लिए विरोध कर रहा है। देश की तरक्की उनसे पच नहीं रही। भारतीय संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर है। 135 करोड़ भारतीयों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। माननीय स्पीकर साहब ने देश के प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे बड़े नेता को वहां निमंत्रित किया है। इस पर तुच्छ दर्जे की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली सर्विसेज पर अध्यादेश के मसले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को उद्धव ठाकरे का साथ मिल गया है। यानी कि अध्यादेश पर संसद में लाए जाने वाले बिल का उद्धव ठाकरे विरोध करेंगे। इस मसले पर केजरीवाल ने बुधवार को मुंबई में शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की है, और इस दौरान सांसद संजय राउत, पंजाब के सीएम भगवंत मान समेत कई नेता मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण से जुड़े केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी की लड़ाई में उद्धव का समर्थन मांगा था। इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे और केजरीवाल ने क्या कहा है, जरा सुनिए। मैं यही कहना था कि पिछले कुछ दिनों में आप लगातार दूसरी बार आए हो। हम तो रिश्ता मानने वाले और रिश्ते संभालने वाले लोग हैं। ठीक है, राजनीति अपनी और अपनी जगह पर है। स्वाभाविक है, आने वाला वर्ष निवडणूक का, इलेक्शन का या चुनाव का वर्ष है। इस बार अगर ट्रेन छूट गई तो हमारे देश से प्रजातंत्र गायब हो जाएगा, और प्रजातंत्र को कायम बचाने के लिए मैं सिर्फ विपक्ष, ये शब्द जो है वो थोड़ा सा गोलमाल शब्द है। विपक्ष मतलब किसका विपक्ष, किसका विरोधी? हम तो सारे देश प्रेमी हैं, और देश से जो प्रजातंत्र हटाना चाहते हैं वो प्रजातंत्र के लिए और देश के लिए मैं मानता हूं आज से उनको विपक्ष या विरोधी बोलना चाहिए। लोकतंत्र विरोधी, लोकतंत्र विरोधी लोगों का मुकाबला करने के लिए और देश को बचाने के लिए हम एक साथ आए हैं, संविधान को बचाने के लिए आए हैं। मैं उद्धव जी का, उनके पूरे परिवार का और उनकी पार्टी का अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से हम जो लोग आए हैं
सबकी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना उन्होंने अब हमें अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है, तो जैसा उन्होंने कहा मैं भी उन्हें कहना चाहता हूँ कि हम भी रिश्ता निभाने वालों में हैं। आपके साथ रिश्ता बनाया है तो पूरी जिंदगी आपके साथ रिश्ता निभाएंगे, दोस्ती का रिश्ता। थैंक यू सो मच फॉर रिसीविंग अस सो वार्मली। से पहले दिल्ली के सीएम ने की थी ममता बनर्जी के साथ मुलाकात पश्चिम बंगाल पहुंचकर, जिसके बाद ममता बनर्जी ने बहुत साफ कहा था कि राज्यसभा में उनका वो पूरा समर्थन करने जा रही हैं। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के केंद्र में 9 साल पूरे होने पर पार्टी में का माहौल है। 31 मई को राजस्थान के अजमेर में पीएम मोदी बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाएंगे। प्रदेश की गहलोत सरकार को तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरेंगे। इस दौरान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट के अगले कदम पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। आपको यह भी बता दें कि पायलट ने गहलोत सरकार को 31 मई तक का अल्टीमेटम दे रखा है। अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम नहीं उठाते हैं तो देश भर में आंदोलन करने की बात सचिन पायलट पहले ही कह चुके हैं। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर सीपी जोशी का भी साथ मिल गया है। और सीपी जोशी ने क्या कहा है, जरा पहले एक बार ये सुन लीजिए आप। सीधा सवाल कि 31 मई को सचिन पायलट का अल्टीमेटम समाप्त हो रहा है, प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है उसको, क्या सचिन पायलट की भाजपा में आने की भी कोई अटकलें हैं? देखिए, इस बारे में कहना कोई जल्दी होगी, लेकिन ये तय है कि पूरे देश भर में अनेक लोग जो जानते हैं भविष्य की पार्टी कौन है ऐसी पार्टी है जिसमें मजबूत नेतृत्व है, जो विचारों के आधार पर चलती है, जिसकी नीति है, नियत है, तो लोगों में इसीलिए विश्वास है। और देश भर में लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति इसीलिए अगाध विश्वास है कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। चुनावी साल में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार जनता को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी हुई है। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उसके बाद अब दिसंबर 2022 तक सभी अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन कॉलोनीज में विकास शुल्क भी माफ कर दिया जाएगा। खरीदी बिक्री के लिए कोई विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। दिसंबर 2016 तक 6077 अवैध कॉलोनीज को वैध किया जाएगा। दिसंबर 2022 तक इसमें करीब 2500 कॉलोनीज और वैध हो जाएंगी। इस इन कॉलोनीज में रहने वाले लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। 2023 के चुनाव से पहले चुनाव का ये बड़ा कदम माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। हमारे संवाददाता रवीशपाल सिंह इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, सुनिए जरा। लंबे समय से ये मांग चल रही थी, जो कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं वो लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि आखिरकार जब वो अपना पैसा पूरा जमा करते हैं, तमाम चीजों के लिए जमा करते हैं, वो वहां सालों से रह रहे हैं, तो फिर उन्हें बाकी लोगों की तरह सुविधाएं क्यों नहीं मिलती है। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस से बाकायदा इन कॉलोनियों को रेगुलर करने का आदेश तो दिया ही है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि फिलहाल ये वो कॉलोनियां हैं जिनकी सूची दिसंबर 2016 तक बनकर तैयार हो गई थी। यानी दिसंबर 2016 तक की जो करीब 6000 कॉलोनियों की सूची सरकार के पास आई है, फिलहाल सिर्फ उन्हें लीगल घोषित किया गया है, रेगुलर घोषित किया गया है। अभी दिसंबर 2022 तक एक नई सूची बनेगी, उस पे जो कॉलोनियों के नाम आएंगे उन्हें भी अब रेगुलर कर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि चुनावी साल में ये घोषणा इसलिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है क्योंकि इन हजारों कॉलोनियों में करीब लाखों परिवार रहते हैं, जो कि एक बड़ा पोटेंशियल वोट बैंक है। और अगर शिवराज सिंह चौहान की सरकार इन वोटरों को इस बड़ी घोषणा के बाद अपने पाले में करने में कामयाब हो जाती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में ये एक बड़ा कदम साबित होगा। तो लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक बार फिर से पार्टी के रणनीतिकार सुनील बंसल की जिम्मेदारी उन्हें देने जा रही है। यूपी के सभी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार कर लिया जाएगा। यूपी में साल 2017 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत में अहम भूमिका निभाने वाले सुनील बंसल को पार्टी यूपी में नई जिम्मेदारी के साथ वापस ला रही है। बीजेपी ने एक हफ्ते पहले बंसल को यूपी में महासंपर्क अभियान का इंचार्ज बना दिया है। माना यह जा रहा है कि महासंपर्क अभियान के जरिए बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने में जुटी हुई है। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक की इस रिपोर्ट को देखिए आप। हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त ये चर्चा निकली है उत्तर प्रदेश में कि सुनील बंसल के जिम में 2024 को लेकर कई अहम काम दिए जा रहे हैं और एक काम जो उनके जिम में इस वक्त आ गया है वो है जनसंपर्क का। उन्हें उत्तर प्रदेश में जनसंपर्क का प्रभारी बनाया गया है। यानी उत्तर प्रदेश की सियासत में
सुनील बंसल को एक बार फिर से लाया जा रहा है। सियासत का मतलब बीजेपी के संगठन को लेकर। इसके अलावा सुनील बंसल जो देश भर की हारी हुई सीट है, उसमें उत्तर प्रदेश की हारी हुई सीटों की समीक्षा करने भी वो यहां आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश की हारी हुई सीटों के प्रभारी के तौर पर भी उन्हें उत्तर प्रदेश की एक जिम्मेदारी मिली हुई है। यानी पहले हारी हुई सीटों के प्रभारी और दूसरे अब जनसंपर्क के प्रभारी। सुनील बंसल के जिम्मे ये दो बेहद अहम काम इस वक्त उत्तर प्रदेश में दिए जा चुके हैं और यह माना जा रहा है कि ये दोनों काम इतने अहम हैं कि इसके जरिए सुनील बंसल की एक अनकही वापसी उत्तर प्रदेश के संगठन में दिखाई देगी। तो पहले कई राज्यों के विधानसभा के चुनाव है और उसके बाद लोकसभा का चुनाव है और कुल मिलाकर ये तमाम चुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तैयारियां अभी से दोनों ही पार्टियों की तरफ से शुरू की जा चुकी हैं। इसी के साथ हमारी चुनावी खबरों पर इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। चुनावी खबरों से जुड़े हुए हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।